एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर होंगे, ठीक ना। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा पहेली लेके चलते हैं। पहेली है कि शिक्षक एक ऐसा चीज है, वह कहने का मतलब ये होता है कि टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है, वह कोई भी परिस्थिति में अपने छात्र को नहीं सोचते हैं कि हम उनको मतलब कुछ अच्छा या बुरा नहीं सूझबूझ सकते हैं। इससे स्पष्ट आपको पता चलता है कि जैसे कि मान लेते बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन अगर बच्चा, मान लेते अगर कोई टीचर कोई चीज कर रहे हैं या कोई मान लेते भूखा ही है या कोई काम है, अगर उस आवर में अगर बच्चे पहुंच जाते हैं तो टीचर के काम रहता है, या टीचर अगर वैसा टीचर होगा तो उसका पूरा दायित्व बनता है कि अगर बच्चा आ गया है तो उसको कुछ ना कुछ हम पढ़ा दें, ठीक ना, कुछ ना कुछ पढ़ा दें। तो टीचर के बहुत सारे गुण रहता है, लेकिन बहुत सारे काम में अगर मान लेते हैं, अगर कहीं किराना दुकान पे जाइए, अगर कस्टमर अगर पहुंच गया, अगर दुकान बढ़ा दिया हुआ है और उनको कहिएगा कि खोल के सामान देने के लिए, तो कहेगा कि ना ना नहीं है, जाइए। चाहे कोई भी ऐसा चीज कि अगर एक बार बंद कर दिया तो नहीं दे सकता। लेकिन कोचिंग ही एक ऐसा चीज है कि अगर अगर पांच दो चार स्टूडेंट अगर पहुंच जाता है उस आवर में, अगर टीचर को कहीं जाना रहता है, लेकिन फिर भी उस आवर में भी कहता है कि चलो बुआ, अगर हम जा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ हम बता के जाते हैं, ताकि ऐसे तुम लोग कोई आगे का अपना स्टडी कर सकते हो, ठीक ना। इस प्रकार से टीचर का दायित्व भी कुछ अलग रहता है, ठीक ना। इसी प्रकार से मतलब बहुत सारे लोग संसार में, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। और कहने का मतलब ये हो, जब अगर स्टूडेंट ही है कि वह टीचर पे भरोसा कर सकता है, और टीचर ही है कि अपने छात्र पे भरोसा कर सकते हैं। इसके अन्यथा तो बहुत सारे काम ऐसा भी होता है कि भरोसे से ही बहुत सारे कार्यक्रम होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज होता है जहाँ पे अगर पैसा की बात किया जाए तो पैसा एक ऐसा चीज है कि वह मतलब कोई भी काम में भरोसा नहीं हो पाता है। कोई भी काम में क्या होता है, भरोसा मतलब वह नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो चलिए, इसी के बात पे हम लोग विराम देते हैं, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक ना। क्या पढ़े हुए थे, तो हम लोग पिछले क्लास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़े हुए थे। तो चलिए, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग को भी अच्छा से मतलब समझाने का प्रयास करेंगे, तो ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग डालते हैं आज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है, ठीक ना। हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं वह प्रोनाउंस है, वह क्या है, तो जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ा रहे हैं, प्रोनाउंस, ठीक ना। प्रोनाउंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और प्रोनाउंस में हम लोग 3-4 क्वेश्चन देख लिए हुए थे। आज हम लोग 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। 5वां पॉइंट देख रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है, ठीक ना। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है, ठीक ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करेंगे, और इसके बारे में देखेंगे कि यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है, ठीक ना। और इसको हम लोग बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, हम लोग को क्या देखना है, तो हम लोग देखते हैं जे, अरे यार, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक ना। चलिए, इसके हम लोग डिफाइन करते हैं, और इसको डिफाइन करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि
जिस प्रोनाउंस में, सबसे पहले एक बार हम लोग हिंदी देख लेते हैं कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं तथा व्यक्तियों को इंगित करता है, व्यक्ति तथा वस्तुओं को इंगित करता है। व्यक्ति और वस्तुओं को क्या करता है? तो व्यक्ति एवं वस्तुओं को इंगित करता है या निर्देश देता है, या निर्देशित करने के लिए किया जाता है। उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक ना। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है? इस प्रकार के प्रोनाउंस में जैसे कि वस्तु या व्यक्तियों को इंगित करता है, इसमें क्या करते हैं? वस्तु या व्यक्तियों का इंगित करता है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। इंग्लिश के ऊपर चलते हैं। जैसे कि मेन पॉइंट तो आप बता रहे हैं, क्योंकि कहाँ पर भी अगर ऐसा सेंटेंस देखने को मिले तो फटाक दिन हम लोग समझ जाएंगे कि यह क्या है, यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसको इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, इसको इंग्लिश में क्या करते हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। जैसे कि द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट out the object or objects to which refer is called a demonstrative pronouns कहते हैं। अरे यार, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये तो हम इसका परिभाषा देख दिए कि कोई व्यक्ति को, ऑब्जेक्ट को यानी कि सूचित करता है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि वह क्या है। तो इससे पता चलता है कि वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव को प्रोनाउन हम कैसे देखेंगे? जहां दिस, दैट, दीज अथवा दोज लगा हुआ है, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और इसमें भी वस्तु को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे हम पॉइंट देखते हैं कि जैसे कि इसको हम नोट्स के ऊपर बनाते हैं। क्या करते हैं? इसके हम नोट्स में बनाते हैं ताकि समझने में बहुत बेहतर से बेहतर हो, ठीक ना। जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोज, THOSE, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम लोग यहाँ देखेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं।
इसमें क्या होगा, इसमें वस्तुओं का वस्तु इसमें क्या है, वस्तु और व्यक्तियों को इंगित करता है। तो वस्तु और व्यक्ति को कैसे इंगित करेगा, तो वस्तु और व्यक्तियों को इस प्रकार से इंगित करता है। दिस, जैसे कि दिस मीन्स यह होता है, यह एक सेब है, यह एक लड़का है, यह पटना है, यह हिमालय, यह गंगा है, या वह नदी है। इस प्रकार से, चाहे ये पौधे हैं, ये अंडे हैं, इस प्रकार से वस्तु एवं क्या करते हैं, व्यक्तियों को इंगित करता है और सूचित करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखते हैं कि जैसे कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ठीक ना। या इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, दोज आर डॉल, DOLL, डॉल मीन्स विद्या। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, या इसको हम इस प्रकार से इंगित करते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बेहतर से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे की ओर बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर हम लोग 6 में प्रवेश करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बाद आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, और यह इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को बीच, ठीक ना। इनडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक ना। इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम, ठीक ना, इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम लोग अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक ना। और इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में देखते हैं और इसको हम लोग बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले हम इसको पहले इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे। तो जैसे कि इंडेफिनिट है मतलब अनिश्चय, और यहाँ पे निश्चय की बात किया, यहाँ पे वस्तु और व्यक्ति के बारे में है। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि an indefinite pronoun refers to person or thing in a general way and does not refer to any person or thing, or any personal or thing in particular, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सनल थिंग इन ए जनरल वाई एंड
डज नॉट रेफर एनी पर्सनल और थिंग। मतलब इसमें जो होते हैं कि वो अनिश्चय वस्तुओं का बोध कराता है, ठीक ना। जैसे कि चलिए इसको हम लोग हिंदी में जानने का प्रयास करते हैं। इसका हिंदी में जानने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रोनाउन से, ठीक ना, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तुओं का बोध नहीं होता, वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक ना। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होता है, जैसे कि जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के बोध होता है, जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे मैं इसका, अब देखिए इसका जो हम एग्जाम्पल लेंगे, इसका समझने का प्रयास करेंगे, वो निश्चित वस्तु है, ठीक ना, किस प्रकार से होता है। तो आइए अब हम लोग इसका देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेंगे तब आपका बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। जैसे कि इसका इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, जैसे कि somebody, क्या हो जाएगा? somebody, anybody, उसके बाद some, उसके बाद all, ठीक है ना, some, उसके बाद all, उसके बाद none, उसके बाद many, फिर one, ठीक ना। इस प्रकार से somebody, anybody, some, all, none, my, own, etc। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 गो, यानी कि 7 सेंटेंस है। ये 7 गो सेंटेंस आप कहीं पर भी लिखा हुआ अगर दिखाई देता है, तो हम समझ सकते हैं कि यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है, या क्या है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह जो है मुख्य रूप से कौन सा प्रोनाउन है, यह जो है यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक ना। हम कैसे समझेंगे कि मतलब ये जो भी अक्षर दिखाई देगा, तो इससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि वह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वह क्या है? तो वह जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक ना। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि सम मीन्स कुछ, एनीथिंग मीन्स कुछ नहीं, ऑल मीन्स सभी के लिए। तो इससे पता चलता है कि यह अनिश्चय की बात कर रहा है, या क्या चीज की बात कर रहा है? अनिश्चय की बात, मतलब बहुत सारा बात इसमें कर रहा है, ठीक ना, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर देखने का प्रयास करते हैं। इसका ही हम बेहतर से बेहतर समझाने का चलिए प्रयास करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग भी इसमें बेहतर से समझने का प्रयास। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे ओके, एक किसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सम आर GENTLE, सम आर जेंटल। इसका हिंदी में होगा कुछ नेक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नेक होते हैं। सम आर जेंटल, मतलब सभी नेक नहीं होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो होते हैं ना, वो कुछ क्या है? कुछ नेक है। कुछ क्या है? नेक है, ठीक ना। आगे एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका और एक दो चार वो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ऑल आर फुलिश, FOOLISH, फुलिश मतलब सभी मूर्ख है। सभी क्या है? तो सभी मूर्ख है, ठीक ना। सभी मूर्ख है।
one must not one must not press on press on shelf, ठीक ना। यहाँ पे होगा किसी किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अपनी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे समझने का करते हैं कि ऑल आर फुलिश, क्या सभी मूर्ख है? ऑल आर फुलिश, सभी क्या है? मूर्ख है। सभी क्या है? मूर्ख है। समझ जाएगा कि यह अनिश्चय बोध कराता है, मतलब यह इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसी प्रकार से वन मस्ट ऑन प्रेस ऑन सेल्फ, मतलब किसी व्यक्ति जो है वह अपने आप को प्रशंसा नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को अपने आप को अच्छा नहीं कहना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? somebody है, ठीक ना। तो somebody का एक एग्जांपल लेते हैं। somebody has stolen my pen, मतलब किसी ने मेरी कलम चुरा ली, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे? इस प्रकार से आप लोग के बीच बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास किए हैं और आशा करते हैं कि आपका भी अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब इसके आगे का जो है, इसके आगे का वह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस, वह क्या है? इसके आगे का जो है, तो इसके आगे का जो है वह मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस जो है इसको हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक ना। तो कल हम लोग फिर पढ़ लेंगे, आज डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट को हम लोग समझने का, और एक ही बार में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस क्या होता है, ठीक ना। एक ही बार में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ओनली फॉर डायरेक्ट इसका ऐसा लेके चलेंगे कि ताकि इसका मतलब यूं ही हम लोग या इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे कि इच आइदर और इच आइदर और नाइदर के प्रयोग को प्रयोग के रूप में प्रयुक्त होता है। रूप में क्या होता है? तो रूप में प्रयुक्त होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक ना। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे आइदर, नाइदर ये सारे चीज देखने को मिले तो इससे स्पष्ट पता चल जाएगा यह क्या है। यह मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट प्रोनाउन, यह क्या है? तो यह आइदर नाइदर जहां पे यह सेंटेंस देखने को मिले तो इससे स्पष्ट पता चलेगा यह क्या है, यह डिस्ट्रिक्ट प्रोनाउन है। यह क्या है? यह डिस्ट्रिक्ट प्रोनाउन है। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं और आशा करते हैं कि इसी एक एग्जांपल से आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक ना। जैसे कि इसका एक एग्जांपल क्या ले लें, जैसे कि each of you is
जेंटल, GENTLE, जेंटल। मतलब इससे स्पष्ट पता चलता है ईच ऑफ यू इज जेंटल। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे ईच देखने को मिल गया, जहाँ पे ईच देखने को मिल जाएगा समझ जाएंगे कि यह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है। जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, ये ईच, आइदर, नाइदर सेंटेंस जहाँ पे देखने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, यह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है। ईच ऑफ यू, ईच ऑफ द, ईच ऑफ क्या होता है, ईच ऑफ यू इज जेंटल। तो इसका हिंदी क्या होगा, तुमने से प्रत्येक दोषी है। मतलब तुमने क्या है, तुमने से प्रत्येक दोषी है। तुम मतलब इसमें जो भी है सभी क्या है, तो तुमने से प्रत्येक क्या है, तो दोषी है। ठीक ना। इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूटेड को भी आज समाप्त करते हैं। ठीक ना। तो चलिए कल इसका आगे के बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस को हम लोग एग्जांपल के तौर पे चर्चा कर देंगे और हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों का, आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा समझ में आया होगा। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।